नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं रामकिशन सर आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल जो मदद ज़बरदस्त तरीके से स्वस्थ होंगे। तो हम आज की क्लास में रिट के जो सिलेबस हमारा पात्रता परीक्षा का उसका टॉपिक है हमारा नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन। आज हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारा पंचायती राज है और नगरीय स्थानीय स्वशासन है, इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है? पंचायती राज जो संस्थाएं होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगरीय स्थानीय स्वशासन में आता है नगरीय स्थानीय स्वशासन में क्या आता है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। किसकी बात करेंगे आज हम? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज को किस नाम से जाना जाता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा संपन्न की जाए, उनका समाधान स्थानीय लोगों द्वारा किए जाए। यही क्या क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय चुनाव के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय संसाधनों के माध्यम से चलाया जाने वाला शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। कि स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को स्थानीय जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने यहाँ स्थानीय जो संसाधन है उनके माध्यम से संसाधन शासन को चलाएगी, वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अर्थात नगर या गांव के लोग द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र का शासन चलाना क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन। कि जनता द्वारा जो लोग चुने जाते हैं अपने क्षेत्र के, वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? अपने क्षेत्र के शासन को चलाते हैं, वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और जो पंचायती राज है इसको बोलते हैं हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। कि स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, स्थानीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो जनता अब चुनाव के माध्यम से क्या करती है? अपने प्रतिनिधि चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन करते हैं। ये क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन का इतिहास की बात करते हैं कि किस प्रकार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, हम इसकी बात करेंगे। तो बात करेंगे प्राचीन काल में क्या हुआ। जो स्थानीय स्वशासन था वो प्राचीन काल में किस प्रकार का था, हम इसकी बात करेंगे। अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख, किसका उल्लेख? अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। जो क्या होता था? ग्राम का प्रमुख या मुखिया होता था। अथर्ववेद में क्या होता था? एक ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद जो हमारा वेद है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। जो क्या होता था? ग्राम का मुखिया या ग्राम का प्रमुख होता था। आगे बात करें, बुद्ध काल में क्या होता था? ग्राम का मुखिया क्या कहलाता? ग्राम योजक होता था। जो बुद्ध काल था उसमें क्या होता था? जो ग्राम होता था उस ग्राम के मुखिया, जो गांव होता था उसके मुखिया को क्या बोलते थे? ग्राम योजक कहा जाता था। मौर्य काल में क्या होता था? ग्राम सभा का जो मुखिया होता है वो ग्रामिक कहलाता था। मौर्य काल में क्या होता था? मौर्य काल में जो ग्राम सभा का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। अथर्ववेद में क्या होता था? अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। जो क्या कहलाता था? गांव का प्रमुख। बुद्ध काल में क्या होता है? ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम योजक कहलाता था। और मौर्य काल में जो ग्राम का मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था का स्वरूप चोल साम्राज्य में, कौन से साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था का स्वरूप चोल साम्राज्य में प्राप्त होता है। चोल काल में पंचायत को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। चोल काल में पंचायत को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। जो पंचायत होती थी उसको उर नाम से जाना जाता था। पूछा जाए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का स्वरूप कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ग्राम पंचायत वाली जो व्यवस्था है
ये ग्राम पंचायत वाला स्वरूप सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। और चोल काल में जो चोल साम्राज्य था, उस चोल काल में पंचायत को क्या कहते थे? उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जब मुगल काल की बात करें, मुगलों का यहाँ प्रशासन था, तो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। किसकी? मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम ग्राम था। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था मुगल काल में? मुकदम या चौधरी कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकदम या चौधरी। किसको बोलते थे? मुगल काल में जो ग्राम का मुखिया होता था वह मुकदम या चौधरी कहलाता था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? ग्राम है। और ग्राम का जो मुखिया होता था वह मुकदम या चौधरी कहलाता था। तो नगर, और मुगल काल में जो नगर का प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? कोतवाल कहा जाता था। और नगर शहर के प्रमुख को मुगल काल में क्या बोलते थे? कोतवाल कहा जाता था। किसको? जो नगर का मुखिया होता था वो मुगल काल में, कौन से काल में? मुगल काल में जो नगर का मुखिया होता था वो कोतवाल कहलाता था। और गांव का जो ग्राम का मुखिया होता था मुकदम या चौधरी कहलाता था। और जो ग्राम व्यवस्था का स्वरूप कहाँ मिलता है? चोल साम्राज्य में मिलता है। चोल में पंचायत को उर कहा जाता था। मौर्य काल में ग्राम सभा का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। बुद्ध काल में ग्राम का मुखिया ग्राम योजक कहलाता था। और अथर्ववेद में ग्रामीण शब्द का उल्लेख मिलता है, जो क्या होता था? गांव का प्रमुख होता था। आगे बात करें, ब्रिटिश काल में किस प्रकार हमारे यहाँ पर हमें किसका स्वरूप दिखाई देता है? स्थानीय स्वशासन का विकास प्राचीन काल से। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरंभ कब होता है? 1688 में होता है। 1688 से माना जाता है क्योंकि 1688 में क्या बताया जाता है? मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम बनाया जाता है 1688 में। कब बनाया जाता है? 1688 में मद्रास नगर निगम बनाया जाता है, जिसकी अधिसूचना जारी होती है 1687 में। भारत, ब्रिटिश भारत है, उसमें जो क्या होता है? स्थानीय शासन का आरंभ माना जाता है 1688 से। मद्रास नगर निगम का गठन 30 दिसंबर 1687 को किया जाता है, जबकि स्थापना और उद्घाटन कब किया जाता है? 29 सितंबर 1688 को। तो पूछा जाए मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1688 में। उद्घाटन व स्थापना कब की गई? 1688 में। और इसका गठन कब किया गया, ये पूछा जाए तो आएगा 1687 में। क्या आएगा? 1687 में। मद्रास नगर निगम की स्थापना व गठन कब किया गया? तो गठन तो किया गया 1687 में। स्थापना और उद्घाटन कब किया गया? स्थापना और उद्घाटन किया गया 1688 में। मद्रास नगर निगम के प्रथम मेयर कौन थे? नेथेनियल हिंगसन। कौन थे? मद्रास नगर निगम के प्रथम मेयर का नाम क्या है? नेथेनियल नेथेनियल हिंगिसन। हिंगिसन हिंगिसन क्या है? नेथेनियल हिंगिसन कौन है? मद्रास नगर निगम के प्रथम मेयर। और तो हमें यहाँ से एक चीज ये भी पता चलती है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मेयर कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। जो मद्रास नगर निगम 1688 में स्थापना की गई, जिसका गठन 1687 में हुआ था, उसके प्रथम मेयर कौन थे? नेथेनियल हिंगिसन। आगे बात करें, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में 1864 में कहां पर? माउंट आबू में स्थापित की गई। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब की गई? 1864 में। और कहां पर की गई? माउंट आबू में की गई। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का नाम क्या है? माउंट आबू है, जिसकी स्थापना 1864 में ब्रिटिश काल में की गई। 1870 में स्थानीय शासन के विकास हेतु लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि चीजों को ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाए। एक जगह सत्ता नहीं होके सत्ता का क्या कर दिया जाए? फैलाव कर दिया जाए, वह कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो 1870 में, कब? 1870 में स्थानीय शासन के विकास हेतु किसने? लॉर्ड मेयो ने क्या किया? इसका विकेंद्रीकरण। क्या कर दिया? इसका विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव दिया। किसने? लॉर्ड मेयो ने। कब दिया? पूछा जा सकता है
लॉर्ड मेयो ने स्थानीय शासन के विकास हेतु विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव कब दिया? 1870 में। 1870 में स्थानीय शासन के विकास हेतु लॉर्ड मेयो ने क्या दिया? विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव दिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। क्योंकि इसने क्या बनाया? ग्राम पंचायत बनाई, न्याय पंचायत का गठन किया और जिला बोर्ड का गठन किया। लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को, लॉर्ड रिपन का जो ये प्रस्ताव आया था ना, विकास का प्रस्ताव, स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार लॉर्ड रिपन ने तैयार किया था। और लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो ये बनाया गया ना स्थानीय निकाय के विकास का प्रारूप, इस प्रारूप को, इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 1907 में, सत्ता के विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए कि सत्ता को ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरित किया जाए या नहीं किया जाए, इसके अध्ययन के लिए, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए 1907 में किसकी स्थापना की जाती है? होब हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की स्थापना की जाती है। 1907 में सत्ता के विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना की जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? होब हाउस। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? होब हाउस। कौन करते हैं? होब हाउस। कौन करते हैं अध्यक्षता? होब हाउस। होब हाउस कौन होते हैं? 1907 में रॉयल कमीशन की स्थापना किसके लिए? सत्ता के विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए की जाती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? होब हाउस अध्यक्ष होते हैं। और ये रिपोर्ट कब देता है? 1909 में, जिसकी 1909 में क्या देती? रिपोर्ट दी जाती है। 1907 में क्या किया जाता है? 1907 में रॉयल कमीशन की स्थापना की जाती है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? होब हाउस होते हैं। और 1909 में ये रॉयल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषयों में शामिल किया गया। जो स्थानीय स्वशासन था, इसको कौन से विषय में? स्थानांतरित विषयों में शामिल किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो स्थानीय स्वशासन विषय था उसको स्थानांतरित विषयों में शामिल किया गया। राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने 1928 में ग्राम पंचायत की स्थापना की, ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कौन सा जिला, कौन सा स्थान, कौन सा शहर था जिसने सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया? किसने बनाया? बीकानेर ने। तो इम्पोर्टेंट है ये, हमें याद रखना है। राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी। राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने 1928 में, कब? 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1928 में क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। वो कौन थी? वो थी बीकानेर। इसके बाद कौन बनाता है? 1938 में जयपुर। इसके बाद कौन बनाता है? 1943 में सिरोही, 1944 में भरतपुर बनने के द्वारा और करौली में 1949 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया जाता है। इसके बाद बीकानेर के बाद जयपुर 1938, जयपुर के बाद सिरोही 1943, सिरोही के बाद भरतपुर 1944, इसके बाद करौली 1949, जिसने क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। तो सबसे पहले किसने बनाया? बीकानेर ने। कब बनाया? 1928 में। बीकानेर के बाद जयपुर ने 1938 में। इसके बाद 1943 में सिरोही ने बनाई। सिरोही के बाद भरतपुर ने 1944 में बनाया। भरतपुर के बाद
करौली ने बनाया 1949 में। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर के बाद कौन आएगा, जयपुर, जयपुर के बाद कौन आएगा, सिरोही, सिरोही के बाद आएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद आएगा करौली। इन्होंने क्या बनाई, ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए। क्या बनाए, ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए। इसके बाद बात करें 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, 1935 का क्या था, जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें स्थानीय शासन को कौन से विषय में रखा गया, प्रांतीय सूची में रखा गया। कौन सी सूची में रखा गया, प्रांतीय सूची में रखा गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय विषय को किस में रखा गया, जो स्थानीय स्वशासन था उसको प्रांतीय विषयों में रखा गया। किसको, स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय राज्य सूची में रखा गया। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में की थी। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की है। किसकी कल्पना की है, ग्राम स्वराज की कल्पना की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में ग्राम स्वराज की कल्पना की है, तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में की है। आगे बात करें, पंचायती राज किसका विषय, राज्य सूची का विषय है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय, संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। तो जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य कानून बना सकता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात क्या विकास हुआ पंचायती राज का, स्थानीय स्वशासन का। भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 किसकी बात करता है, नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। इसमें एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 40। इसमें बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा वह ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगा, पंचायतों का संवर्धन करेगा। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किसमें की गई है, व्यवस्था की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात, व्यवस्था की बात की गई है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। भाग की बात करें तो भाग कौन सा है, भाग 4 है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन 1949 में किया गया। राजस्थान में पंचायती राज विभाग का गठन कब किया गया, 1949 में। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन, राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन 1949 में किया गया। राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, एस के डे। राजस्थान के प्रथम पंचायत राज मंत्री कौन थे, एस के डे। कौन थे, एस के डे राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, कौन थे, एस के डे। एस के डे, एस के डे कौन थे, राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 में बनाया गया, जो 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब बना, 1953 में बना। और जो क्या होता है, 1 जनवरी 1954 से, 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया, 1953 में बनाया गया। पंचायती राज अधिनियम 1953 कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ और ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो पूछा जाए पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया, ये 1953 में। और लागू कब हुआ, लागू हुआ 1954 में। यह हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जब भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, तब प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इनके द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया जाता है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है फोर्ड फाउंडेशन की
सहायता से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या करते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम चलाया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। किसकी सहायता से? ये ध्यान रखना है, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। किसकी सहायता से चलाया? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। तो हमें ध्यान रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। किसने की शुरुआत? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं, तो इसके बाद आता है हमारा 2 अक्टूबर 1953। ये भी ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1953 इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है। इन दोनों कार्यक्रम किसका? 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था और 1953 का राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम था। इन दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास था। क्या था इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य? ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। 1952 में क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 को क्या चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को क्या चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को चलाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम। इन दोनों का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास था। इसके बाद क्या होता है कि ये कार्यक्रम सफल नहीं रहे, ये क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, ये ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं, इनमें मन वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने के लिए कि किस कमी से असफल हुए, कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। इनकी जानकारी के लिए, इनके बारे में पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, कब गठन किया जाता है इसका? 1957 में किया जाता है। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा 1957 में इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। योजना आयोग द्वारा गठन किया जाता है, जिसने रिपोर्ट 1957 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। बलवंत राय मेहता समिति, सबसे पहले अपन बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति क्या करती है? योजना आयोग द्वारा गठन किया जाता है। पूछा जा सकता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा। कब किया गया था? 1957 में। और रिपोर्ट कब दी? नवंबर 1957 में। इसका गठन जनवरी 1957 में किया गया और 1957 नवंबर 1957 में, इसी महीने में भी नवंबर ही चल रहा है, और नवंबर 1957 में इसने क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी। तो आप याद रखना 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 1957 में किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। इसका क्या उद्देश्य था? किस वजह से इसका गठन किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कब शुरू हुआ था? 1952 में। कब शुरू हुआ था ये? 1952 में शुरू हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था? 1953 में। को असफलता का मूल्यांकन जांच करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो असफल हो गया था, इस कार्यक्रम की असफलता की जांच मूल्यांकन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए नहीं किया गया था। किसके लिए किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1957 में किया गया था। अब इसने क्या क्या सिफारिशें दी थी, हम इनकी बात करते हैं। क्या क्या कहा था? इसने कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। लोकतांत्रिक, जो जनता का, जनता द्वारा, जनता का शासन है, जो हमारा लोकतंत्र है, इसका क्या करी जाए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, अर्थात सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर बांट दिया जाए। पहली सिफारिश ये थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। पंचायती राज का ढांचा के कितना स्तर होता है? 3 स्तर का होना चाहिए। इसने ये बताया था कि पंचायती राज का जो ढांचा होना चाहिए वो 3 स्तर का होना चाहिए। एक तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए? बीच में खंड पे पंचायत समिति होनी चाहिए और ऊपरी स्तर पे जिला परिषद होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था। किसके बाद क्या होना चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। इसके बाद बात करें
इसने बताया था कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, जिसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 50,000 की आबादी होनी चाहिए और 10 से 35 वार्ड होने चाहिए। ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए, जिसमें 5,000 आबादी होनी चाहिए और 10 से 25 वार्ड होने चाहिए। ग्राम स्तर सबसे निचला सदन होता है, ग्राम पंचायत होने चाहिए, जिसमें 1,000 पर 10 से 20 वार्ड होने चाहिए। 1,000 की जनसंख्या पर 10 से 20 वार्ड होने चाहिए, ये बताया था इसने। तो सबसे ऊपरी स्तर पर जिला परिषद, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर क्या बताई थी इन्होंने, पंचायत समिति बताई थी। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता, इसने ये बताया था, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाने की सिफारिश की। इसने कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, जिला कलेक्टर को बनाया जाए। ये किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए जिला परिषद का, जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी। और इसने ये कहा था जो बीच का स्तर है, ब्लॉक या खंड स्तर, इसको क्या बनाया जाए, शक्तिशाली बनाने की बात की थी इसने। किसको, बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा था कि जो बीच का स्तर है, ब्लॉक या खंड स्तर है, जिसको अपन पंचायत समिति बोले, इसको शक्तिशाली बनाया जाए। ये किसने कहा था, ये कहा था बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने मध्य खंड स्तर को, बीच वाले स्तर जिसको अपन क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचायत समिति को क्या कहा था, सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। इन्होंने तीनों स्तर में से शक्तिशाली किसको बताया था, पंचायत समिति को सबसे ज्यादा क्या बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। आगे बात करें, इसमें हमें ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण चीज क्या है, नोट लगा के हमें लिखना है कि इंपोर्टेंट चीज क्या है, इसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पंचायती राज का द्वितीय स्तरीय ढांचा हो सकता है। इसने कहा था वहां खंड स्तर पंचायत समिति नहीं होगी, क्या नहीं होगी, पंचायत समिति नहीं होगी। समझते हैं इस बात को कि इस समिति ने यह कहा था, बलवंत राय मेहता समिति ने यह बताया कि कोई ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या क्या हो, 20 लाख से कम। मान लो किसी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या क्या है, 20 लाख से कम, तो वहां पे हम क्या बना सकते हैं, 20 लाख से कम जनसंख्या है तो केवल हम दो ही स्तर रख सकते हैं, ऊपरी स्तर जिला परिषद और निचला ग्राम पंचायत। हमें जो बीच का स्तर है, मध्य स्तर है, खंड स्तर है, पंचायत समिति, वहां हमें नहीं बनानी चाहिए। कहां पर, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर हमें दो स्तर रख सकते हैं, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। जो बीच का स्तर हमने बनाया है पंचायत समिति, उसको इन्होंने बनाने की बात नहीं कही। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसका जनक किसको माना जाता है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको माना जाता है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अर्थात इन्हें पंचायती राज का क्या कहना जाता है, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है, बलवंत राय मेहता। पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कौन है, तो वास्तुकार शिल्पी कौन है, बलवंत राय मेहता। पूछा जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसको माना जाता है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अर्थात इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति थी, ये भी हमें याद रखना है। पहली समिति कौन सी थी जो पंचायती राज से संबंधित थी, तो पंचायती राज से संबंधित पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। खंड मध्य स्तर पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी स्तर को अपन क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। सबसे नीचे के स्तर को हम क्या बोलते हैं, सबसे नीचे के स्तर को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। और जो खंड स्तर है, मध्य स्तर है, जिसको अपन पंचायत समिति बोलते हैं, उस पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में हम इसको पंचायत समिति बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोलते हैं, कर्नाटक में मंडल बोलते हैं। तो इनकी हम बात करेंगे, जैसे राजस्थान में इसको पंचायत समिति बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोला जाता है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोला जाता है। तो क्षेत्र पंचायत कहाँ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में। जनपद पंचायत कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सबको पता है पंचायत समिति बोलते हैं। तमिलनाडु में इसको
पंचायत संघ परिषद बोला जाता है। तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं, यूनियन काउंसिलिंग पंचायत संघ परिषद। तालुका पंचायत गुजरात में बोला जाता है। तालुका पंचायत कहाँ बोला जाता है, गुजरात में। कर्नाटक में मंडल पंचायत बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद बोला जाता है। तो याद रखना, तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में पंचायत संघ जिसको यूनियन काउंसिलिंग बोल सकते हैं, गुजरात में तालुका पंचायत बोलते हैं, कर्नाटक में मंडल पंचायत बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद बोलते हैं। पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ, शुरुआत कब हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करते